से दिल्ली में G20 का आगाज होने वाला है। शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और राजधानी की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले रोडवेज बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ज्यादातर बसों को दिल्ली के बाहर रोकने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। तो दुनिया के शक्तिशाली G20 नेताओं की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो G20 सम्मेलन के तहत वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया है और इस डिनर के लिए विदेशी मेहमानों के अलावा भारत के कई राजनेता और दिग्गज उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इनविटेशन भेजा गया है। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में तैनाती चाक चौबंद जो है कर दी गई है और तो G20 की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। कमांडो तैनात किए गए हैं मेहमानों की सुरक्षा के लिए और देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और इसी खबर पर खास बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मेरे संवाददाता उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा इस वक्त सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमाशंकर सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। उमाशंकर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इंतजार अब इस रूप में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला दिल्ली में शुरू हो चुका है, और क्या जानकारी है? मनी, उमाशंकर जी तक अभी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सीधी आवाज़ वो सुनेंगे कुछ देर में, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो मैं उनसे पूछती हूँ कि किस तरह से सिलसिला जो है डिग्नेटरीज के आने का वो शुरू हो गया है और क्या कुछ होने वाला है। वैसे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो स्पेशल हमें मीडिया पासेज या बाकी पासेज दिए गए हैं उसी के ज़रिए अभी हम नई दिल्ली में घूम सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और बहुत सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं और न सिर्फ डिग्नेटरीज आ रहे हैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो राजस्थान के दर्शकों को नमस्कार हमारा, और राजस्थान के दर्शकों के लिए ख़ास तौर पे हम G20 से जुड़ी जानकारी लेकर आ रहे हैं। G20 जो बैठक है, शिखर बैठक, वो 9 और 10 तारीख को होना है, यानी कि कल और परसों होना है। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला और जो दूसरे प्रतिनिधि हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज तकरीबन 30 के आसपास जो हैं संगठनों के या जो देश के प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महाआयोजन है और इसमें G20 के जो मुद्दे हैं उस पर तो बात करेंगे, साथ ही साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसको लेकर भी बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उससे। बिल्कुल उमा, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि द्विपक्षीय बातचीत है वो होगी, और वो जब बाइडेन यहाँ पर शाम में पहुँचेंगे उसके फ़ौरन बाद ये द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसमें एक जो खबर आ रही है वो ये कि जो ड्रोन्स चाहिए थे भारत को बहुत विशेष किसके, उसके लिए पहले ही अब फॉर्मल निवेदन जो है वो दे दिया गया है। GE को लेकर जिसके लिए PM मोदी ने जून में जब स्टेट विजिट पर गए थे उस पर बात की थी, वो सब भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी जो इसी साल जून में अमेरिका गए थे तो बातचीत जिस स्तर पे पहुंची थी उसको फॉलो अप किया जाएगा, ये जानकारी जो है अमेरिका की तरफ से दी गई है। और GE जेट इंजन के साथ साथ MQ-9 रीपर ड्रोन जिनका जिक्र कादम्बिनी ने किया, और उसके अलावा इमर्जिंग जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आती है उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। और सिविल न्यूक्लियर जो एरिया है उसमें भी आपसी सहयोग की जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत एक तरफ, लेकिन जो दूसरा और सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है वो G20 का है। G20 में बहुत सारी ऐसी बात है जो उपलब्धियों के तौर पे देखा जाएगा, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से भारत जो है डेवलपमेंटल एजेंडा लेके आगे बढ़ा है उस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश हुई है, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, उसको लेकर शेरपाओं की बैठक हुई है और उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। और सबसे अहम बात जिस पे आप भी रोशनी डाली है कि जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने को लेकर रजामंदी की बात सामने आ रही है, और खासतौर पर रूस और चीन की तरफ से भी रजामंदी की बात सामने आ रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल काफ़ी सही बात आपने कही है। और जो यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ पर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका लगातार कहता रहा है। यूएस की जो वित्त मंत्री यहाँ पर हैं जैनेट येलन, अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने अफ्रीका के शामिल होने को सपोर्ट किया है। अब देखें कि 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन पहले से है G20 में, और एक अफ्रीकन यूनियन जो है वो अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट, अगर सभी मान लेते हैं तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट इस बार के इसमें G20 के समिट में शामिल करेगा। और ये भारत के लिए एक बड़ी लेगेसी, बड़ा उपलब्धि, बड़ी छाप भारत छोड़ेगा। बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि जब अभी ब्रिक्स समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे न सिर्फ इस बात का प्रस्ताव रखा था, बल्कि अपने 2 संबोधनों में जिक्र किया था कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए। अब जो सूरत हाल बनी है उसमें ये है कि चीन आगे बढ़कर बयान दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है वो क्रेडिट ले, क्योंकि उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। तो दूसरी तरफ रूस जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसने शुरुआती तौर पे प्रपोजल रखा था। तो अब एक क्रेडिट लेने की होड़ जो है उन देशों की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसका प्रस्ताव जो है मूल रूप से पिछले अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। और ग्लोबल साउथ की एक बात करते हैं, ग्लोबल साउथ, आखिरकार जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ देश जो है वो हैं कौन से? उसमें ज़्यादातर वो देश हैं जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नहीं आते, और जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, जहाँ पे खाद्यान्न का संकट होता है, जहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो लचर है, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है। उन सब की बात भारत ने की है इस फोरम पे, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश की है। और इस पर आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि अभी हमारे कॉन्क्लेव में जब विदेश मंत्री आए थे तो उनसे सवाल ये पूछा गया था कि क्या चीन भी ग्लोबल साउथ में आएगा ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ वाले जो हैं वो जानते हैं कि ग्लोबल साउथ कौन सा है। बड़ा सीधा इशारा था कि भारत उन सभी लोगों की, उन सभी देशों की आवाज़ उठा रहा है ग्लोबल साउथ के जरिए। कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें सभी देश शामिल हुए थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो आवाज़ यहाँ पर एक ऐसे फोरम पर उठा रहा है जहाँ की अफ्रीका की कोई आवाज़ नहीं है। वो उस टेबल पर बैठना चाहते हैं जहां अपने बारे में फैसले वो खुद ले सके। और ये एक बहुत बड़ी पहल है भारत की तरफ से, जो भारत ने की है, न सिर्फ पहल की है बल्कि लगातार इसको पुश कर रहा है। जी, और ये तो ऐसी बातें हैं जिसमें कि आपसी सहयोग और समन्वय से तमाम देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौती भरे मुद्दे भी हैं, और उसमें एक मुद्दा जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट का है। उस पर सवाल है कि आएगा या नहीं आएगा। G20 2 खेमे में बटा नजर आता है। अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ नजर आते हैं यूक्रेन रूस युद्ध मुद्दे पर, दूसरी तरफ रूस और चीन एक तरफ नजर आते हैं। और जो G20 जो बाली 2022 का बाली सम्मेलन हुआ था उसमें भी सहमति बन गई थी, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के उस लाइन को भी शामिल किया गया था कि युद्ध का काल नहीं है। लेकिन उस तरह की सहमति इस बार बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका का भी ये कहना है कि 2022 के बाद, बाली शिखर सम्मेलन के बाद जो है वो बात काफ़ी गंभीर हो गई है, और दूसरी तरफ रूस का भी यही रुख है, और इसलिए कोई एक सहमति बनती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। बहुत चुनौती की बात है। बिल्कुल, असल में चुनौती ये है कि उस वक्त जो ग्रेन डील थी, ब्लैक सी ग्रेन डील, वो चल रही थी, यानी कि यूक्रेन जो है अपना जो खाद्य है वो अन्न जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता था, और वो एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीकी देशों को जाता है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत जाता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जब ये डील टूटा तो लाख कोशिशों के बावजूद, चाहे वो तुर्की ने कोशिश की हो या यूएन ने कोशिश की हो, रूस उसके लिए तैयार नहीं है। रूस का कहना है कि जिन शर्तों पर हम तैयार हुए थे वो शर्तें पश्चिम ने नहीं मानी है, और इसलिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जब तक कि हमारी शर्त नहीं मानी जाती है। तो ये एक जो समस्या है, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्यान्न संकट जो है या एनर्जी संकट जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए आज जब यहाँ पर सारे नेता आ रहे हैं तो उनका ध्यान जो है G20 समिट में वो खाद्यान्न संकट से कैसे डील किया जाए, एनर्जी क्राइसिस से कैसे डील किया जाए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर सब मिलकर बात मैंने करेंगे। देखा था अब जब जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मार्गरेट पहुंची थी NDTV में, आपने उनसे खास बातचीत की थी, मुझे तो टॉक उनकी बैक ओर साफ से नहीं आ रहा, प्लीज टॉक बैक साफ कीजिए। साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि इस बैठक का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से आर्थिक मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, क्लाइमेट के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान कादम्बिनी जी टकटकी लगाए इस बैठक का इंतजार कर रहा है कि कैसे इस बैठक का जो असर है वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, हिंदुस्तान की सुरक्षा पर, हिंदुस्तान के विकास पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस बैठक के जरिए जो लगातार दोनों ही देशों के बीच में युद्ध लगातार जारी है, तो क्या ये मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि इस युद्ध का असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये 2022 में भी मुद्दा था, लेकिन किसी तरह से एक सहमति पे पहुंचा गया। लेकिन अब जो हालात जिस तरह के बने हैं और ख़ास तौर पे रूस का ये कहना है कि इस समझौते के तहत उसके फर्टिलाइज़र, उसके ग्रेन्स, उसके अनाज को बाहर जाने देने की बात थी, लेकिन वो नहीं होने दिया गया और इसीलिए वो इस डील से निकला है। दूसरी बात ये भी है कि लगातार रूस जो है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहा है, और जो कि बात भी सही है कि लगातार हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और इस बात पे रूस को काफ़ी आपत्ति है, और इसलिए वो चाहता है कि कोई एक ऐसी पीस डील हो जिसमें कि दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाए। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया इस मीटिंग के लिए, और इसी से एक सवाल उठा है कि क्या साझा बयान आएगा या नहीं आएगा। हालांकि दोनों ही देश जो हैं, दोनों ही खेमों के साथ भारत की अपनी नज़दीकी रही है। भारत ने रूस के साथ भी अपने रिश्ते को बना कर रखा है, अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जो तमाम दोस्त देश हैं भारत के, जो क्लेम करते हैं कि भारत के दोस्त हैं, वो क्या वाकई में जाकर वो एक आम सहमति तक क्योंकि ग्लोबल साउथ का यहाँ पर आपने जिक्र किया है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया था, तो ग्लोबल साउथ के बारे में चाहूंगी संक्षेप में और आसान शब्दों में आप हमारी जो दर्शक है उनको समझा दीजिए। मुझे टॉक बैक बहुत डिस्टर्ब आ रहा है पीसीआर, अगर आप इसको साफ कर पाए, मैं सवाल ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। जी पहले तो मैं आपने जो एक सवाल ये किया कि हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, असल में G20 समिट जो है इस बार उस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आगे जो संकट है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण है, जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, उसको लेकर क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जहां तक ग्लोबल साउथ की बात है, ग्लोबल साउथ की आवाज यहाँ पर मजबूती से भारत ने रखी है G20 में, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। जिस तरह से एक वसुधैव कुटुंबकम का थीम है, उसमें उमा बिल्कुल वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कही गई है। जी बिल्कुल, भारत सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ G20 का मामला नहीं। भारत लगातार ये कह रहा है कि पूरा जो विश्व है परिवार के तौर पर है, और जो कुछ भी फैसले हों, जो कुछ भी सहमति बने, उनका फ़ायदा उन देशों को भी मिले जो इस ग्रुप के सदस्य देश नहीं हैं। तो जो दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, इनके बीच जो भी सहमति बने उसका फ़ायदा उन देशों तक भी पहुँचे जहाँ पे खाने की समस्या है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इस बात को भारत ने बहुत मजबूती से आवाज़ दी है, और जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक समिट किया था, ग्लोबल साउथ समिट, उसमें तकरीबन 125 के आसपास। ठीक है, शुक्रिया आपका कादम्बिनी शर्मा जी, उमाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।